नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और आप सभी का एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है न्यूज पॉइंट कार्यक्रम में, जिसमें हम मौजूद हैं आपके सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम फिलहाल मौजूद हैं। काफी भीड़ भाड़ थी यहाँ पर, अब जो लोग थे वो अंदर चले गए। यहाँ पर अहमदाबाद नई दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस हमारे पीछे खड़ी है। और आज हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, जबकि ज्यादातर चर्चाएं जो होती हैं वो बढ़ते और भव्य इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एयरपोर्ट्स ही होती हैं। आज का दिन होता है जब हम रेलों की बात करते हैं। तो रेलों की बात आज इसलिए करते हैं क्योंकि रेल बजट का आज दिन था। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दूसरा रेल बजट अपना पेश किया और अपने हिसाब से प्रभु ने लोगों को सपनों की रेल दिखाने की कोशिश की। ये भी मंशा दिखाई कि सभी तबकों के लोग इस रेल बजट से खुश होंगे। यहाँ पर यात्री किरायों में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन कुछ और ऐलान हुए जो काफी अहम हैं और जिनके ऊपर आज हम इस न्यूज पॉइंट में सबसे पहले नजर डालेंगे। जिनमें से एक तो यह है कि अगले 4 साल में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने की बात की रेल मंत्री ने। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 2020 तक सबको कंफर्म टिकट मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या क्या उन्होंने ऐलान किया, तो उसमें खास मुद्दा एक बिंदु जो है वो ये है कि 4 नई तरह की ट्रेनों का उन्होंने ऐलान किया जो कि अब शुरू होने वाली है, जिसमें से अंत्योदय एक्सप्रेस है, तेजस है, उदय है। और इन ट्रेन्स में क्या खासियत होगी हम आपको बता देते हैं। जैसे अंत्योदय एक्सप्रेस, पहले उदय एक्सप्रेस की बात करें तो उदय ट्रेन डबल डेकर होगी, जिसमें 40% ज्यादा मुसाफिर सफर कर सकेंगे और ये रात में चलेंगी। वहीं भविष्य की हाई स्पीड ट्रेनों के चेहरे के तौर पर तेजस की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वहीं इसी तरह हमसफर पूरी तरह थर्ड एसी की ट्रेन होगी, पूरी ट्रेन। और वहीं अंत्योदय जो है वो पूरी ट्रेन अनरिजर्व होगी, जिसमें कोई भी बोगी ऐसा नहीं होगा जिसमें कि रिजर्व किया जाएगा, टिकट रिजर्वेशन होगा। इसके अलावा सारथी और आस्था ट्रेनें भी चलेंगी और यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेल मंत्री ने जीपीएस सिस्टम, केटरिंग, टिकट कैंसिलेशन सरीकी सुविधाओं का भी ऐलान किया है। तो ये सब आज के रेल बजट में सुरेश प्रभु जो हमारे रेल मंत्री हैं उन्होंने ऐलान किया। और हम हमेशा देखते हैं कि रेल बजट जो है वो राजनीतिक ज्यादा होता है, जाहिर सी बात है इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। पूर्व रेल मंत्री ने कहा कि इससे तो साफ हो रहा है कि दिवाला पिट गया रेलवे का। और बाकी 2 और पूर्व मंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी, सबसे पहले वही दिखाते हैं आपको। इन चीजों में ध्यान नहीं है कि हमारा रेल, हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी। रहेगा आमदनी तब ना हम खर्चा करेंगे। कई एक तरह का कंसेशन देने के बाद 60,000 करोड़ का सरप्लस हमने अर्न किया था। 60,000 करोड़ का सरप्लस, कोई हाथ नहीं फैलाया था हमने भारत सरकार के पास कि हमको पैसा दो। आज एकदम दिवाला पिट गया। कुल मिला के खत्म हो गया। जनता का धोखा हो गया जनता को। वो मुझे थोड़ी सी एक हटके बात अलग लगी। इन्होंने बहुत चीजों का अपने के लिए क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो बताया है कि नई चीज शायद बहुत पहले की है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत साल पहले लुधियाना में आके उसके लिए उसकी शुरुआत की थी कि इसको कोई बहुत बड़ी बात ना कहें कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे इन्होंने कुछ बिड्स कर दिए। वो तो एक रूटीन का आगे वाला इंक्रीमेंटल काम है। एक आप लाइन तय करते हो, आगे आगे उस पर कदम उठाए जाते हैं। पार्लियामेंट के इतिहास में एक रेल मंत्री बजट पेश करता है जिसमें आंकड़े नहीं होते। आंकड़े जब नहीं होंगे कि भाई हमारा एस्टिमेट रेवेन्यू इतना था, रिवाइज एस्टिमेट इतना हुआ, एक्चुअल इतना है, कुछ नहीं। आपका प्लान लेआउट है इतना, उसमें से रिसोर्स बजटरी सपोर्ट कितना मिलेगा, आप रेवेन्यू इंटरनल कितना करेंगे, आप कितना बोरो करेंगे, कुछ भी नहीं। खर्च में अनुशासन, प्रबंधन में दक्षता एवं उपभोक्ता के प्रति जवाबदेही हमारी सरकार का फोकस है, जिसे यह रेल बजट पूर्ण रूप से दर्शाता है। हर बार हम रेल बजट से जुड़े एक ही सवाल को सामने आते देखते हैं कि क्या किरायों में बढ़ोतरी हुई है नहीं। इस बार किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन किरायों में बढ़ोतरी 2014 के बाद से हुई तो है, लेकिन किस तरीके से इसकी पड़ताल कर रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। रेल मंत्री ने इस बजट में रेल किराया न बढ़ाने का ऐलान किया। इसके जरिए सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि उसे आम मुसाफिरों का ख्याल है। रेल से पूरे देश की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, लोगों की चिंताएं भी है, लोगों की कठिनाइयां भी है। हमारा रेल बजट
इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। रेल मंत्री ने बेशक बजट में रेल किराया न बढ़ाने की बात कर वाहवाही लूटने की कोशिश की हो, लेकिन असलियत तो ये है कि सरकार ने आते ही 2014 में 14% से ज्यादा रेल किराए में बढ़ोतरी कर दी थी। उसके बाद भी कई श्रेणियों और सेवाओं के नाम पर लगातार यात्रियों की जेब पर कटौती जारी है। रेल मंत्रालय ने जून 2014 को एक आदेश जारी कर 80 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के एसी और बिना एसी सभी क्लास के मूल किराए में 14.2% तक का इजाफा कर यूपीए सरकार के पुराने फैसले को लागू किया, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई के बीच थर्ड एसी का जो किराया 1625 रुपए था, वो बढ़कर 1785 रुपए हो गया। इसी तरह अगर दिल्ली और पटना के बीच फर्स्ट एसी की बात करें तो ये 3430 से बढ़कर 3790 रुपए हो गया। इतना ही नहीं, 2015 में सभी एसी क्लास के लिए सर्विस टैक्स में 2 बार बढ़ोतरी हुई और ये 3.70% से बढ़कर 4.35% हो गई। तत्काल को 30% तत्काल की टिकट है। एक ट्रेन का नाम है जिसका नाम है सुविधा, जिसमें डायनामिक फेयर स्ट्रक्चर है। तो ये झूठ है कि भाड़े नहीं बढ़ाए गए। रेल मंत्रालय ने मूल किराए को बेशक न बढ़ाया हो, लेकिन टिकट कैंसिल कराने के चार्ज को 60 रुपए से बढ़ाकर अलग अलग क्लास के लिए 240 रुपए तक कर दिया। प्रतीक्षा सूची और आरएसी टिकट रद्द कराने पर जो 35 रुपए लगते थे, उसे 65 रुपए कर दिया। 5 से 11 साल के बच्चे को हाफ टिकट पर पूरी बर्थ मिलती थी, लेकिन अब पूरा टिकट लेने पर ही बर्थ मिलेगी। यानी रेल मंत्रालय किसी न किसी तरीके से मुसाफिरों की जेब से पैसे निकाल ही रहा है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और चार्टर्ड अकाउंटेंट से बने रेल मंत्री से उम्मीद की जा रही थी कि रेलवे के बही खाते को वो ठीक करेंगे और लंबी सौगातें क्या वो देंगे यात्रियों के लिए। तो आज जो ऐलान हुए वो ऐसे थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यात्री इनसे काफी खुश होंगे। और जाहिर सी बात है, सवाल वही उठ रहा है इन सबके बाद कि क्या यात्रियों के अच्छे दिन आएंगे इससे। पेट भरा है तो आयुषी सोई है और माँ बाप सुकून में। इस सुकून के लिए गर्म पानी से लेकर दूध तक इन्हें ट्रेन में अब तक लाना पड़ता था, लेकिन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इनकी मुश्किल हल कर दी है। अब बच्चों का मिल्क फूड प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों तक में मिला करेगा। बहुत अच्छी बात हो गई है। दूध यदि मिलेगा तो हम लोग को नहीं लेके जाना पड़ेगा, चाय वाले से लेना पड़ रहा है। कब पड़ा था लेना चाय वाले से? जब हम लोग आ रहे थे। अच्छा, खत्म हो गया था? हाँ, खत्म हो गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रेस्ट रूम में ये कोशिश मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करने की चल रही है, लेकिन लाख माथापच्ची के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। जबकि अब अगले 2 साल में 400 और नए स्टेशनों को वाईफाई से जोड़ने का ऐलान हुआ है। हमारे सामने में कोशिश की वाईफाई लगाने की, या पहले भी कोशिश की और कितनी सफलता मिली है? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी ट्राई करते हैं, वाईफाई कभी कनेक्ट नहीं हुआ आज तक। और जो लगाने के प्लान्स हैं उनको आगे करने की बजाय जो पहले हैं उनको ठीक किया जाए, तब जाके आगे कुछ काम हो। रेलवे के पूछताछ काउंटर में जानकारी जुटाने की मशक्कत और मारामारी करते इन जैसे मुसाफिरों के लिए अब इस तरह की 1000 से ज्यादा स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। समय की बर्बादी भी नहीं होगी और आएगा आदमी तुरंत देखने के बाद में अपना ट्रेन भी नहीं छूट सकता है। लाइन में लगने से ट्रेन भी निकल जाता है कई लोगों का। स्क्रीन लगाना जरूर फायदेमंद, क्योंकि आदमी तुरंत देखेगा तो अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकता है। यही नहीं, महिलाओं के लिए 182 हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे लगेगा। SMS करने पर साफ सफाई हो जाएगी। मनोरंजन के लिए कुछ ट्रेनों में FM तक लगेगा। दलालों को रोकने के लिए तत्काल काउंटर पर CCTV से निगरानी होगी। अहम स्टेशनों पर बार कोडेड टिकट की शुरुआत होगी। बोगियों में GPS लगाए जाएंगे और 17,000 बायो वैक्यूम टॉयलेट्स ट्रेनों में लगाए जाएंगे। लोगों को घोषणाओं से कहीं ज्यादा अमल में लाने पर यकीन है। अब उम्मीद यही कि प्रभु की सुविधाओं की ये सौगात लोगों तक जल्दी पहुंचे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन और अवधेश के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और रेल मंत्री ने शहरी यातायात के लिए भी रेलवे के इस्तेमाल के लिए कोशिशों का ऐलान किया। जैसे दिल्ली में रिंग रेलवे के लिए 21 नए स्टेशनों के बनाने की बात की जा रही है, लेकिन यात्री जो है वो बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आए। और सवाल ये भी उठता है कि EMU के ऊपर क्यों नहीं यात्री उसके ऊपर उन्होंने स्विच किया। ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने। Delhi, our national capital, is under severe stress from rising pollution level and can be provided relief by reviving the ring railway system comprising of 21 stations.
रेल मंत्री का ये खास ऐलान भी अगर दिल्ली रिंग रेल के यात्रियों में उत्साह नहीं भर सकी तो उसकी कई वजह भी हैं। दिल्ली रिंग रेल की ये अहम ट्रेन पुरानी दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ती है, लेकिन लेट लतीफी का आलम यह है कि रेल बजट वाले दिन भी इस ट्रेन को गाजियाबाद से शाहदरा पहुंचने में 1.5 घंटा लग गए। ट्रेन तो मिलनी चाहिए बंदे को, वो दिल्ली नहीं जाएगा तो क्या करेगा, उसकी नौकरी छूट जाती है। टाइम तो इसका सही पहुंचने का 1-1 घंटे हर स्टेशन पर खड़ी हो जाती है। लूट मार है, कहीं कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं दे रही है। हापुड़ से दिल्ली के लिए पैसेंजर 7 बजे के बाद कोई ट्रेन पैसेंजर नहीं है हापुड़ से। यही नहीं, सुविधा के नाम पर रिंग रेल में ना तो टॉयलेट है और न ही सुरक्षा के इंतजाम। रिंग रेलवे स्टेशन भी आमतौर पर ऐसी जगहों पर हैं जहां से ऑटो, बस या फिर मेट्रो तक की कनेक्टिविटी आसान नहीं है। यही वजह है कि जहां मेट्रो में रोजाना 20 लाख लोग सफर करते हैं, वहीं लेट लतीफी और अनदेखी के शिकार रिंग रेल के महज 4000 टिकट कटते हैं। पहले सबसे बढ़िया ये है कि गाड़ी के अंदर बाथरूम लैट्रिन जरूरी होती है। लंबे टूर की गाड़ी आ रही है, आदमी औरतें बहुत परेशान होती है बाथरूम पर। अच्छा, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई यहाँ आता है? कोई नहीं आता, देख लियो, सुरक्षा कोई नहीं आ रहा। एक साइड में कम से कम बाथरूम तो बनाते हैं लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए। बीते 20 साल से रिंग रेल दिल्ली में दम तोड़ चुकी है। इसमें जान भरने की कोशिश इस रेल बजट में की गई है, लेकिन जब तक ये आसान और भरोसेमंद हमसफर साबित नहीं होती, मेट्रो और डीटीसी के सामने फिसलती ही रहेगी। दिल्ली की कनेक्टिविटी ट्रेनों को उनको और ज्यादा सहूलियत देने की जरूरत है और इन डिब्बों को और ज्यादा अच्छे से इनके रखरखाव करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन को समय से चलाने की जरूरत है। गाजियाबाद दिल्ली के रास्ते से कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और ट्रेनों में खाना एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर आमतौर पर सभी यात्री नाखुश रहे हैं। आमतौर पर सभी रेल मंत्रियों को हमने इस मुद्दे पर फेल होते हुए भी देखा है। इस बार रेल मंत्री सुरेश प्रभु एक नई कोशिश फिर से कर रहे हैं, आईआरसीटीसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर खाना यात्रियों के स्वाद के हिसाब से, संतुष्टि के हिसाब से ठीक हो पाएगा या नहीं। IRCTC will unbundle catering services by creating a distinction primarily between food preparation and food distribution. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस बार के रेल बजट में ट्रेनों में खान पान की सप्लाई की मौजूदा व्यवस्था में अहम बदलाव का ऐलान किया। अगले कुछ दिनों में भारतीय रेल में कैटरिंग की जो मौजूदा व्यवस्था है, उसकी जगह एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी और जो काम अब तक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता था, वो काम अब IRCTC को दिया जाएगा। ये भी तय किया गया है कि IRCTC की करीब 10 नई कैंटीन सेटअप की जाएंगी और खाना बनाना और खाने के डिस्ट्रीब्यूशन की जो मौजूदा व्यवस्था है, उसकी जगह अब एक नई व्यवस्था बहाल की जाएगी। दरअसल अब तक रेलवे टेंडर फ्लोट कर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ये जिम्मेदारी देती थी, लेकिन अब IRCTC कैटरिंग की व्यवस्था संभालेगी। खाना बनाना और ट्रेनों में खाना बांटने का काम अब अलग होगा। IRCTC 10 नई कैंटीन सेटअप करेगी ताज़ा खाना सप्लाई करने के लिए और ई कैटरिंग की व्यवस्था अब 408 स्टेशनों में बहाल की जाएगी। ये नई व्यवस्था आम लोगों की तरफ से बढ़ती शिकायतों को देखते हुए लागू की जा रही है। खाना सही नहीं आता, सब्जी कुछ और देते हैं, चिकन मसाला वही देते हैं। बोलते हैं खाना डाल देंगे, लेकिन दाल की जगह पानी आता है। बोलते हैं सब्जी देंगे, उसमें पनीर देंगे, पनीर इतने इतने आते हैं। चिकन देंगे, चिकन में भी वही मसाला, आपकी सब्जी में भी वही मसाला। खाने का क्वालिटी देख के परेशानी हो जाती है आदमी को। जब 110 रुपया दे रहा है, उस अनुसार से भोजन नहीं मिल पाती है। रेल मंत्रालय एक हफ्ते के अंदर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। अब देखना होगा कि ये आम लोगों की जरूरतों को कहां तक संतुष्ट कर पाएगी। कैटरिंग की नई व्यवस्था के पीछे मंशा ये है कि जो लाइसेंस राज के तहत अब तक कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता था, उस व्यवस्था को नए सिरे से बदला जाए और खाने पीने की सप्लाई को लेकर जो शिकायतें थी, उसको दूर करने के लिए नए सिरे से पहल की जाए। संजय दास के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और नेता क्या सोच रहे हैं और इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, ये तो हमने आपको बताया। जनता क्या सोच रही है इस रेल बजट के बारे में, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी नयाल किदवई एक ऐसे ही ट्रेन पर चढ़े और वहां पर यात्रियों से उन्होंने सवाल जवाब किया। मैं इस वक्त मालगुडी एक्सप्रेस में हूँ। मैसूर और बेंगलुरु सिटी के बीच में ये चलती है। बजट पर लोगों का क्या कहना है? कई सारे मुसाफिर हैं हमारे साथ। आप सर कहाँ जा रहे हैं? हम मैसूर जा रहे हैं।
और ये बताइए कि अभी का जो बजट आया है किस तरह से देखते हैं आप उसको? नहीं, अभी जो बजट उन्होंने पेश किया है अभी वुमेन सेफ्टी के बारे में या अभी ऑटोमेटिक डोर आप बोल रहे हैं, अच्छा है, बट अभी भी बेसिक जो फैसिलिटीज़ है जो यातायात करने के लिए, जैसे कि ट्रेन क्लीन नहीं रहता है, प्लेटफॉर्म क्लीन नहीं रहता है, रेलवे स्टेशन क्लीन होना चाहिए। मैसूर फिर भी ठीक है, बट बहुत से ट्रेन जो है अभी भी इतना क्लीन नहीं है और बाथरूम वगैरह या सीट्स वगैरह इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है, वो अभी भी उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और पैसेंजर बढ़ते जा रहे हैं और सीट मिलना बहुत मुश्किल है, पब्लिक ज़्यादा हो गया आजकल, और ट्रेन चाहिए और जाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आपको उम्मीद थी कि कुछ और ट्रेन शायद चाहिए बढ़ाया जाता। इन साहब का यह कहना है कि ट्रेन के अंदर कुछ और ट्रेनें खोलनी चाहिए क्योंकि मुसाफिर ज़्यादा हैं, ट्रेनें कम हैं। लेकिन रेल के अधिकारियों का कहना है कि जो पटरियों पर जितना भार है उसको देखते हुए नए ट्रेनों को चलाना बहुत मुश्किल है और नई बॉगीज भी नहीं जोड़ी जा सकती क्योंकि प्लेटफॉर्म के बाद जगह नहीं बचती और जो जगह है वो या तो किसी की निजी संपत्ति है या फिर वहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाना संभव नहीं है। ऐसे में रेलवे के लिए चुनौती है कि जिस तरह से पैसेंजर्स की तादाद बढ़ रही है उसके हिसाब से आज की चुनौतियों के हिसाब से अपने आप को तैयार करना। मालगुदी एक्सप्रेस से कैमरामैन अल्फोंस के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं उनका नाम है रामफली और आज कुछ आपके लिए ऐलान हुआ, आपको पता है मंत्री जी ने कुछ बोला है आपकी वर्दी और आपके नाम के बारे में? हाँ जी, हरी वर्दी नहीं खेरे अभी इस टाइम। हाँ, अब हरी वर्दी मिलेंगी आपके। और क्या पुकारा जाएगा आपको? ये लाल हटाई जाएगी। हाँ, और आपको क्या पुकारा जाएगा? सहायक बोला जाएगा। हाँ, ये कह रहे हैं अब ये करते हैं ना, पास बनवाते हैं जो ज्यादा बढ़ाने खेते हैं। चलिए, ये 2 महीना का साल भर में जो ज्यादा बढ़ाने खेते हैं अब, और वर्दी मिलेगी, हरी वर्दी वाली मिलेगी, लाल हटाई जाएगी। तो कुल मिलाकर हम रामफली जी को इसलिए लाए थे क्योंकि बताना चाह रहे थे कि इस बार के रेल बजट में खास तवज्जो दी गई है। अब इन्हें सहायक बुलाया जाएगा, इनकी वर्दी बदली जाएगी और ऐसे ही कुछ सहायकों से बात की हमारे सहयोगी सिद्धार्थ रंजन दास। इस साल का रेलवे बजट लगभग आउट हो चुका है और सुरेश प्रभु ने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ की बात की है पैसेंजर्स के लिए और साथ ही में इस बार कोई भी रेल किराया नहीं बढ़ाया गया, ना ही कोई नया ट्रेन इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने की है वो है कि जो कूली होते हैं, जो हमारा सामान ढोते हैं स्टेशंस पे, उनको अब सहायक बुलाया जाएगा। काफ़ी अहम फैसला है। कूली यहाँ पे कुछ जुड़ रहे हैं जिनको अब हम सहायक बुलाएंगे। तो सहायक साहब आप बताइए कि ये जो फैसला हुआ है कि आप लोग को सहायक बुलाया जाएगा, इसका स्वागत करते हैं आप लोग? हाँ ठीक है, हम इस बात का स्वागत करते हैं वैसे, लेकिन हाँ जी, प्रभु जी ने हमको जैसे कि अगर हम लालू जी जैसे कुलियों गैंगमैन किया, ऐसे गैंगमैन कर दे तो और ही खुशी की बात है, लेकिन अगर स्टेशन पे कुलियों को कुली शब्द हटा के सहायक बोलेंगे तो वो अच्छा लगेगा हमको। कुली बुलाने में क्या आपत्ति थी? कुछ लगता था खराब सा? थोड़ा एक ऐसा अजीब लगता था कि आम आदमी ये बोलता है कुली इधर है और एक सहायक शब्द थोड़ा सा अच्छा शब्द है और मैं इस बात का सम्मान करता हूँ। आपको लगता है कि जो मेहनत का काम करते हैं उसको अब थोड़ी और इज्जत की निगाह से लोग देखेंगे क्योंकि अब आपको सब सहायक बुलाएंगे? जी अच्छा लगेगा, हमें सहायक बुलाएंगे। पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले दिक्कत ये होती थी साहब, जैसे हम बैठे हैं या खड़े हैं कहीं भी तो दूर से ओए कुली इधर आ, तो उसको थोड़ा अजीब सा लगता था। अब कोई सहायक के बुलाएगा तो अच्छा लगेगा। तो काफ़ी खुश है यहाँ पे जो सहायक हैं रेलवे स्टेशन पे और स्वागत किया है इस बात का जो सरकार ने उनको अब एक नया ओहदा दिया है कुली से हटा के सहायक का, और थोड़ी इज्जत कहीं ना कहीं इनको भी अपने लिए अब उम्मीद कर रहे हैं पैसेंजर्स की निगाहों में दिखेगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ सिद्धार्थ रंजन दास, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो अभी अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं न्यूज पॉइंट में न्यूज, और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे जेएनयू के मुद्दे की, क्योंकि चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है संसद में, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि संजय दत्त की रिहाई के ऊपर क्या सब खबरें बन रही है। मुंबई से हमारे सहयोगी प्रसाद सिसोदिया जुड़ेंगे।